आज हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ज ने 1887 में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब उन पे लाइट को स्ट्राइक किया जाए तो वहां से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, और बाद में पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, हॉलवॉक और लेनार्ड ने भी 1886 से 1902 तक ये ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे लाइट स्ट्राइक किया जाए तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमिनन को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज यही समझने वाले हैं। पहले लिखते हैं इसके बारे में, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिनन ऑफ, इट इज द फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons, phenomenon of ejection of electrons from the metal surface, from the metal surface when light of suitable frequency, when light of suitable frequency स्ट्राइक्स ऑन इट। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक बार फिर से, मेटल पे अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट आउट हो जाना, यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, हॉलवॉक और लेनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकती है। फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज्यादा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तभी इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल पाएंगे। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कब निकलेंगे? जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में अभी लिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो पहले बेसिक यही समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए लिखा क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सो व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं लाइट के आने से, मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट की वजह से वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट बनता है उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनता है सर्किट में, उसे कहते हैं फोटो करंट। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कैसे हॉलवॉक और लेनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया, अब उसको देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखिए इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत फेमस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत मजा आने वाला है इसमें। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या इसमें सेटअप बनाया गया। सेटअप ऐसा था कि यहां पे एक ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब ली गई और यहां पे रखी विंडो जहां से आएगी लाइट। देखो ध्यान से, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली गई और यहां पे एक विंडो छोड़ दी गई ऐसे। थोड़ा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। एक यहां पे ऐसे ग्लास ट्यूब और यहां पे एक विंडो छोड़ दी गई। अभी देखो समझ में आएगा, एक बार पूरा ड्रॉ हो जाए। ये क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड मतलब इसके अंदर वैक्यूम है। ठीक, यहां पे एक विंडो जहां से लाइट अंदर आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे एक विंडो छोड़ दी गई, यहां से लाइट अंदर आएगी और उस मेटल पे पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है, इजेक्ट कराना है। यहां से लाइट, ये विंडो छोड़ दी गई। यहां पे हमने रखी वो मेटल प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है। ठीक, यहां लाइट का सोर्स ऐसे ले लेते हैं और यहां से लाइट आएगी और स्ट्राइक करेगी इस पे। ठीक, ये है मेटल प्लेट। ठीक, एक मेटल की प्लेट रखती गई जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम है। तो यहां से लाइट आई, स्ट्राइक की मेटल प्लेट पे, और यहां से वो निकलेंगे इधर की तरफ। ठीक, और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो, हम इनको जमा करें। तो यहां पे एक और मेटल प्लेट लगाई जाती है जिसे कहते हैं कलेक्टर। एक और मेटल प्लेट इधर, अभी फंक्शन समझ में आ जाएगा इनका। देखो आगे, ये है हमारा एमीटर। ये क्या है? एमीटर, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, एमीटर। और ये है कलेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा।
ये कलेक्टर प्लेट है और ये एमीटर प्लेट है, समझ गए? एमीटर प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट किसके अंदर रखे हुए हैं? इनको इवैक्यूएटेड ग्लास या क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, ठीक। इवैक्यूएटेड मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, यहां से थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ दी गई ताकि लाइट यहां से एंटर करे, इस पर स्ट्राइक करे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहां जमा हो जाए, ठीक। फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहां जमा करना है, तो मतलब इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ये प्लस रखना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं इसकी तरफ आएंगे। प्लस हमें इधर की तरफ लाने हैं तो इसको कैसा पोटेंशियल देना पड़ेगा? पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में। समझ आ गया इतना? कैसे देते हैं? तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। हमने इन दोनों के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी चेक करना है, तो वोल्टमीटर भी लगाना पड़ेगा। कितना करंट सर्किट में चल रहा है तो एमीटर भी लगाना पड़ेगा। तो अब बाकी का सर्किट देखो, देखो अब आगे। अच्छा, ये कलेक्टर, इसको एनोड भी कहते हैं और ये कैथोड हो गया, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक। अभी ऐसे समझिए, एमीटर और कलेक्टर, ठीक है। ऐसा भी बोल रहे हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है, ऐसा भी लिखा होता है, ठीक। अब देखो इसका आगे का सेटअप। अब यहां से हम इस पे लगाते हैं पहले कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर क्या हुआ सर? अभी बता रहा हूं, देखो यहां से लगा कम्यूटेटर, यहां से देखो, इसको यहां लेके आ गए, इसको यहां ला गए, यहां पे लग गया कम्यूटेटर, ठीक। अभी देखो आगे का सर्किट देखो, यहां पे हमें इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है कि भाई दोनों प्लेट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहां पे लग गया वोल्ट मीटर और साथ में सीरीज में एमीटर। हमें करंट भी चेक करना है, फोटो करंट कितना है। फोटो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लाइट की वजह से एमिट हुए उनको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया, यहाँ वोल्ट मीटर लग गया और सीरीज में लग गया एमीटर, फोटो करंट चेक करने के लिए, ठीक। और यहां पे लग गई हमारी बैटरी ऐसे, जिसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल बना दिया ना मैंने, वेरिएबल बैटरी, ठीक। अब देखो एक बार फिर से, ये क्या है जो यहां पे दिख रहा है? ये जंक्शन, ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? हमें कलेक्टर प्लेट को प्लस बनाना है। कलेक्टर प्लेट को ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में प्लस बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये देखो, ये वाली यहां से आ रही है, यहां से, यहां पे ऐसे दिख रहा है आपको, मैंने ऐसे किया है, जो जंप है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर से, ठीक। अगर आपको कलेक्टर को प्लस बनाना है तो ये वाले टर्मिनल को, ये यहां से आ रहा है ना, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है ये, तो ये वाले टर्मिनल को यहां लगा दो प्लस के साथ। अगर आपको कलेक्टर को माइनस बनाना है, अभी देखो इसकी जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर को प्लस बनाने की, माइनस बनाने की जरूरत पड़ेगी इसको। तो इसको अगर माइनस बनाना है कलेक्टर को, ये आ रही है इससे लाइन, ये इसको यहां लगा दो माइनस के साथ, ठीक। तो कम्यूटेटर क्या करता है? इनकी पोलैरिटी रिवर्स करता है। अगर आपको चाहिए कलेक्टर प्लस कर दो तो इसको यहां लगा दो, आपको चाहिए कलेक्टर को माइनस कर दो तो इसको यहां लगा दो, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है? इसका यूज है इनकी पोलैरिटी को चेंज करना, इसको प्लस बनाना, इसको माइनस बनाना। यहां लगा दो, इस वाले को यहां लगा दो, प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं कम्यूटेटर का यूज क्या है, यहां पे लिखता हूं, commutator is used to reverse the polarity of प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स? एमीटर और कलेक्टर प्लेट की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कम्यूटेटर। अब पूरा सेटअप हमने बना दिया है, अब इसको फिर से समझ लें। यहां पे हमारे पास दो प्लेट्स, एक वो जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी लाइट के पड़ने पे, जिसे कहते हैं एमीटर प्लेट, और एक वो जो कलेक्ट करेगी वो है कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इस एमीटर को हम कैथोड भी कहते हैं और इसको एनोड भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे इनको रखा हुआ है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर। यहां पे थोड़ा ओपनिंग छोड़ दी गई है जहां से लाइट इंटर करेगी। यहां से जब लाइट इंटर की, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन लाइट की वजह से निकले तो बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हमें इधर जमा करना है तो इसको प्लस रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं। जरूरत भी पड़ती है इसको माइनस रखने की, वो भी समझ में आएगा क्यों रखना है इसको माइनस। माइनस प्लस करने के लिए हम यूज करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का यूज यही होता है, इनकी पोलैरिटी को चेंज करना, ठीक, प्लेट्स की पोलैरिटी को बदलना। हमें देखना है कि इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वोल्ट मीटर लगा दिया। हमें देखना है कि फोटो करंट कितना है, तो हमने एमीटर लगा दिया। बहुत स्मॉल करंट हमें मिलता है तो माइक्रो एमीटर लगाया, म्यू ए लिखा है ना हमने, माइक्रो एमीटर। हमें इसका पोटेंशियल चेंज करना है बैटरी का, मतलब जो यहां इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज करना है, तो हमने वेरिएबल बैटरी लगा दी, यहां पे रियोस्टेट लगा दिया, समझ गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
देखो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। यहां से लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, सर्किट कंप्लीट हुआ। इसको अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसको यहां ज्वाइन कर लो, ठीक, यहां ज्वाइन कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है। तो यहां पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहां पे हमें करंट मिलेगा, और करंट हम कहां से देखेंगे? माइक्रो एमीटर से। अगर लाइट नहीं पड़ रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, तो फोटो करंट जीरो। समझ गए? क्लियर हो गई बात? देखो, लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। जब लाइट नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट जीरो रहेगा, जो हम यहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया ना? इतना तो क्लियर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो हॉलवॉक और लेनार्ड ने बनाया। ठीक, अब उन्होंने यहां से ऑब्जर्वेशंस की, लाइट की इंटेंसिटी को बदल दिया, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया, एक बार रेड लेके आ गए, एक बार ब्लू लेके आ गए। तो उनको ऑब्जर्वेशन, यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ली, और जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ली वो बन गए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के वो लॉज बन गए। तो वो क्या ऑब्जर्वेशंस है, अब उनको करते हैं। फिलहाल ये बात समझ में आ गई। एक और बात यहां से ध्यान रखो, अगर फोटो करंट जीरो है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। समझ गए ना? अगर फोटो करंट जीरो है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, तो कुछ हमें फोटो करंट मिलेगा। तो सीधा सीधा फोटो करंट जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये था इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको ड्रॉ कर लो। एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आप वहां से भी कर सकते हैं। कम्यूटेटर का यूज है पोलैरिटी को चेंज करना प्लेट्स की, एमीटर, कलेक्टर प्लेट। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको मैं हटा रहा हूं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेंगे। जो यहां से ऑब्जर्वेशंस थी वो लॉज बन गए। देखो, कोई प्रैक्टिकल आप करते हो ना, पिछली क्लासेस में किया होगा आपने, अभी भी करते हैं 12th में। तो कोई भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो पहले उसका सेटअप होता है, फिर ऑब्जर्वेशंस होती है, फिर रिजल्ट निकलता है। ऐसे ही यहां पे भी है। सेटअप तो आपने देख लिया, अब यहां पे आएंगे लॉज। जो ऑब्जर्वेशंस थी वही लॉज हैं जो ऑब्जर्वेशंस थी। यहां पे सेटअप से जो ऑब्जर्वेशंस रही, तो लिखिए लॉज ऑफ, लॉज क्या है? जो ऑब्जर्वेशंस है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, क्या ऑब्जर्व किया? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ध्यान देना, पहले क्या किया गया, फिर से वही एमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, बाकी तो सेटअप आप समझ गए। ठीक है, यहां से जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी को फिक्स रखा। मतलब इंटेंसिटी मतलब चमक। जैसे रेड लाइट यूज की तो इंटेंसिटी को फिक्स रखा। ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी को फिक्स रखा। ठीक है, मतलब रेड यूज कर रहे हैं, ब्लू यूज कर रहे हैं, या येलो यूज कर रहे हैं, कुछ भी, सबकी इंटेंसिटी को सेम रख रहे हैं। इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को भी सेम रखा। इनके बिटवीन, कलेक्टर एमीटर के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को भी सेम रखा, चेंज नहीं किया बैटरी से। इंटेंसिटी को सेम रखा लाइट की, मतलब अगर रेड, ब्लू, येलो यूज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। ध्यान से सुनना, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। अब स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन। पहले लाइट की फ्रीक्वेंसी रखी, सपोज मैं एक ऐसे ही डेटा ले रहा हूं, सपोज लाइट की फ्रीक्वेंसी रखी 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 हर्ट्ज रखी। तो हमने देखा जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे, उसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि फोटो करंट बनेगा। फोटो करंट कैसे देखेंगे? माइक्रो एमीटर से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। ठीक है, हमने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, ध्यान देना। अब हमने फ्रीक्वेंसी कर दी 5 हर्ट्ज, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते हमने कर दी 15 हर्ट्ज, अभी तक भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे। हमने फ्रीक्वेंसी कर दी 17 हर्ट्ज, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। फ्रीक्वेंसी कर दी 19 हर्ट्ज, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कर दी 20 हर्ट्ज, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कर दी 20 हर्ट्ज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। ठीक, समझ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट हो गए। किस फ्रीक्वेंसी पे? 21 हर्ट्ज पे। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन की, हमने नहीं मतलब हॉलवॉक लेनार्ड ने, तो यहां से उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तब ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जब उससे ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मेटल से। ठीक, और उस फ्रीक्वेंसी को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को
उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये सभी मेटल की डिफरेंट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास एक मेटल है, सपोज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से शो करेंगे, न्यू नॉट। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मैं यहां पे लाइट इंसिडेंट कराता हूं 40 हर्ट्ज की, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? नहीं। मैंने यहां पे लाइट डाली दूसरी 51 हर्ट्ज की, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? यस। तो यहां से ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे। और जो ऑब्जर्वेशन थी वो लॉ बन गया। तो लॉ क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड only photoelectrons are emitted only when frequency of incident light is greater than a certain minimum frequency, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सही है? इतना समझ में आ गया? और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, न्यू नॉट। ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसी मेटल की 60 हर्ट्ज, लाइट आ रही है 65 हर्ट्ज की, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? बिल्कुल। ठीक हो गया? समझ आ गया इतना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एमीटर के, जो एमीटर है उसके नेचर पे, उसके मटेरियल के नेचर पे। ठीक, मतलब ये मेटल टू मेटल चेंज होती है भाई, किसी के लिए 20 हर्ट्ज है तो दूसरे मेटल के लिए 30 हर्ट्ज है, किसी के लिए 40 हर्ट्ज है। ठीक है, आगे चले। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड लॉ। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही लाइट पड़ी मेटल पे, मेटल से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है भाई। ऐसा नहीं होता कि लाइट पड़ी और कई घंटे लग गए, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, महीनों लग गए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में। नहीं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लाइट पड़ी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर। और ये कैलकुलेट किया गया कि इसमें टाइम लगता है 10⁻⁹ सेकंड से भी कम। 10⁻⁹ सेकंड, 0.00000000001 सेकंड से भी कम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लिखते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is an instantaneous प्रोसेस है भाई। लाइट पड़ी मेटल पे और सीधा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ठीक, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। तो ये सेकंड लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे बढ़े। थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड पॉइंट। अब क्या किया गया? अब लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट और एमिटर और कलेक्टर जो प्लेट्स हैं उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? ध्यान से सुनना। यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज की गई थी। अब क्या किया गया? अब फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी गई और पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स रखा गया कलेक्टर एमिटर के बिटवीन। अब इंटेंसिटी बढ़ाई गई। ऐसा समझो रेड कलर ही यूज कर रहे हैं और रेड कलर को और चमकदार कर रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा, रेड ही रख रहे हैं। यहां पे रेड, येलो, ऐसे फ्रीक्वेंसी बदली गई। यहां पे इंटेंसिटी बदल रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और ये देखा गया जब इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते गए, जैसे रेड ही रखा हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाते गए और चमकदार उसको कर गए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो फोटो करंट भी ज्यादा मिला, फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, और हम इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखो भाई, फोटो करंट अगर ज्यादा मिल रहा है मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे। कैसे? करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और चार्ज कितना? Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, n ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है, या ये कहें करंट ज्यादा है इसका मतलब n भी ज्यादा है। तो हमने ये क्या देखा, एक बार फिर से इंटेंसिटी बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे, जैसे रेड कलर यूज कर रहे हैं और चमकदार करते गए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए, तो फोटो करंट ज्यादा मिला। माइक्रोमीटर में देखा हमने, फोटो करंट ज्यादा मिला। अगर फोटो करंट ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब, फोटो करंट ज्यादा मिल रहा है मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक, तो हमने थर्ड लॉ बना लिया। क्या बनाया, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमने बनाया, थर्ड लॉ हमने बनाया, थर्ड लॉ हमने बनाया, नंबर ऑफ photo electrons, number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, to the intensity of incident radiation। इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब फोटो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, फोटो करंट बढ़ गया ना, इसका मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इसका एक ग्राफ बनाया जाए तो कैसे आएगा, अभी देखो ग्राफ आएंगे, इसमें 3-4 ग्राफ हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, दिस इज थर्ड लॉ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका ग्राफ बनाया गया। ग्राफ कुछ ऐसे आया, वाई एक्सिस में ले लिया फोटो करंट, यहां फोटो करंट, वाई एक्सिस में लिख लो फोटो करंट, और एक्स एक्सिस में लिख लो इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी, लाइट की। तो ऐसे लीनियर ग्राफ आया, ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाओ, फोटो करंट बढ़ रहा था, फोटो करंट बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फोटो करंट कब बढ़ेगा, जब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हो। ठीक हो गया, तो ये 3 लॉज आए। इसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ लॉ, इसको नोट कर लो पहले। तो फर्स्ट लॉ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम लगता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में। और नंबर 3, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, मतलब फोटो करंट, इसको फोटो करंट भी कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऐसे लीनियर ग्राफ हमको मिलता है। ठीक, ये 3 ऑब्जर्वेशंस। अब आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ लॉ, इसको हटा दूं, अब इसको हटाओ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अब फोर्थ लॉ आएगा। अब क्या किया गया, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया। लाइट जैसे थी वैसे ही छोड़ दिया गया, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया। अब कलेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको बदला गया, कलेक्टर पोटेंशियल को चेंज किया गया। कैसे, समझा रहा हूं। देखो पहले फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्या किया गया, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, एमीटर कलेक्टर। क्या किया गया, ध्यान से सुनना, जो लाइट आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को सेम रखा गया, चेंज नहीं किया गया। जो कलेक्टर का पोटेंशियल था बैटरी की हेल्प से उसको और प्लस बनाया गया। कलेक्टर को प्लस रखते हैं ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्जेस की तरफ आ जाए, तो कलेक्टर को और प्लस किया गया। जैसे जैसे कलेक्टर को और प्लस कर रहे थे, जैसे सपोज पहले था +2 वोल्ट, कलेक्टर का पोटेंशियल +2 वोल्ट। ठीक, तो हमें करंट मिल रहा था सर्किट में 1 एम्पियर। अब हमने इसको और प्लस कर दिया +6 वोल्ट, तो करंट मिल रहा है सपोज 2 एम्पियर। हमने इसको कर दिया 10 वोल्ट, +10 वोल्ट, करंट मिल रहा है 3 एम्पियर। हमने इसको और कर दिया सपोज 20 वोल्ट, तो करंट मिल रहा है 3 एम्पियर। हमने इसको और प्लस कर दिया 30 वोल्ट, करंट मिल रहा है 3 एम्पियर। हमने और प्लस कर दिया 40 वोल्ट, करंट मिल रहा है 3 एम्पियर। क्या समझे, जब इसको पहले इसका पोटेंशियल प्लस वाला इंक्रीज किया गया तो करंट पहले बढ़ रहा था 1 2 3, फिर करंट फिक्स हो गया, ये देखा गया। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, कैसे समझाया गया इसको, उन्होंने कहा भाई ऐसा हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम इसको प्लस कर रहे हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो ज्यादा इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक, प्लस करोगे ना इधर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, पहले सपोज +2 वोल्ट था, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब +6 वोल्ट करके इतना प्लस हो गया कि और भी इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं।
ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में है तो करंट बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब हमने पोटेंशियल और बढ़ाया, जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलने थे वो निकल गए, ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होने थे वो इस पे चले गए, इस पे कलेक्ट हो गए, अब और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, तो करंट कांस्टेंट। समझ में आया? एक बार फिर से, अब डायरेक्ट इसका पोटेंशियल प्लस वाला इंक्रीज किया गया तो हमने देखा करंट बढ़ रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन से इससे ज्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जितने इससे एमिट हुए थे सारे के सारे इस पे कलेक्ट हो गए, जितने इससे निकले थे सारे इस पे कलेक्ट हो गए, अब फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो गया। अब हम कहेंगे इसको कि जो करंट है उसकी सैचुरेशन वैल्यू आ गई, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। करंट फिक्स हो गया, अब वोल्टेज बढ़ाओ, इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ाओ, कलेक्टर का पोटेंशियल और पॉजिटिव करो, करंट फिक्स हो गया। एक बार फिर कलेक्टर का पोटेंशियल प्लस किया, धीरे धीरे पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट बढ़ा, अब पोटेंशियल और इंक्रीज कर रहे हैं, करंट कांस्टेंट। जितने क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं सारे इस पे आ गए, ठीक, तो करंट अब कांस्टेंट हो गया। समझ गए? और इसको क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। क्लियर होगी बात? क्या क्या कहते हैं इसको? सैचुरेशन करंट। ठीक, तो ये टर्म लिख लेना, अभी मैं ग्राफ में भी बताऊंगा इसको। तो सैचुरेशन करंट, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, अब फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है उसमें, वोल्टेज इंक्रीज कर लो लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा चलो भाई ये तो प्लस हो गया, अब कम्यूटेटर की हेल्प से हमने इसको माइनस किया, माइनस कलेक्टर को अब हमने नेगेटिव किया एमीटर के रिस्पेक्ट में। पहले हमने किया -1 वोल्ट, अब सोचो ये माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव है, क्या इसकी तरफ आ पाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे जिन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलेंगे। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इसकी तरफ आ पा रहे हैं। तो जब इसका -1 वोल्ट पोटेंशियल किया तो करंट मिल रहा है हमें सपोज 0.2 एम्पियर। करंट कितना मिल रहा है? 0.2 एम्पियर। करंट क्यों कम हो गया? क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव इसकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बस वही आ पा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। हमने कहा भाई -2 और माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया, -2 वोल्ट और माइनस कर दिया, करंट और ड्रॉप हो गया। अब वही आ पा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक, करंट और कम हो गया, ठीक। इसको ऐसे समझो भाई, -1 वोल्ट पे, -1 वोल्ट पे वो आ पा रहे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी है सपोज 5 जूल से ज्यादा। कितने से ज्यादा? 5 जूल से ज्यादा, ठीक। मैं इसको और डेटा दे देता हूं यहां पे। सपोज आपके पास -1 वोल्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 जूल, 10 जूल और 15 जूल, ठीक। इनके काइनेटिक एनर्जी है 6 जूल, 10 जूल, 15 जूल। तो -1 वोल्ट पे ये तीनों आ पा रहे हैं। जब हमने -2 वोल्ट कर दिया पोटेंशियल, तो -2 वोल्ट अब वही आ पा रहे हैं जिनकी एनर्जी और ज्यादा है, 10 और 15 वाले। 6 वाले पे इतनी ताकत नहीं है, वो यहां पाए क्योंकि रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन को। हमने और इंक्रीज कर दिया, अब ध्यान देना, दो ही आ पा रहे हैं और करंट ड्रॉप हो गया सपोज 0.1 एम्पियर पे। हमने कर दिया -3 वोल्ट, -3 वोल्ट और माइनस कर दिया इसको, अब वही आ पा रहा है जिसपे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब 10 वाला भी नहीं आ पा रहा है, इस पे भी अब ताकत नहीं है यहां आने की। अब 15 वाला इधर आ रहा है, तो करंट और ड्रॉप हो गया 0.02 एम्पियर। अब हमने कर दिया -4 वोल्ट, हमने देखा करंट 0। हमने इसको -4 वोल्ट कर दिया तो करंट 0 हो गया। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस पर भी ताकत नहीं है यहां पहुंचने की। जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सर्किट में करंट कितना? फोटो करंट कितना? 0। फोटो करंट कितना हो गया? 0। अगर हम -5 वोल्ट कर दें तो क्या होगा? -5 वोल्ट अभी भी 0 ही रहेगा। -6 वोल्ट कर दें अभी भी 0 ही रहेगा। तो वो मिनिमम पोटेंशियल, ध्यान देना, कलेक्टर का वो मिनिमम पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट 0 हो जाए, इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप, रोकने वाला, इसने इलेक्ट्रॉन को रोक दिया ना। समझ गए क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? देखो पहली बात ये समझनी, सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा समझना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको लिख लेते हैं। फोर्थ लॉ अभी लिखेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अभी करेंगे, लेकिन कहीं साइड में कर लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम, इसको लिख लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, तब आपको ध्यान में रहेगा। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल लिखना सही है। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर को मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट फॉर विच
फोटो करंट फॉर विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, जिसके लिए फोटो करंट जीरो हो जाता है, इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, रोकने वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसने इलेक्ट्रॉन का आना रोक दिया है और इसको डिनोट करते हैं V0 से, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? एक बार फिर से कहानी को, नेगेटिव किया तो वही आ पाए जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और नेगेटिव कर दिया तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वही आ पाएंगे, और नेगेटिव कर दिया तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी वो आ पाएंगे, और नेगेटिव कर दिया अब वो भी नहीं आ पा रहा है, तो फोटो करंट जीरो हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन का आना स्टॉप कर दिया, तो इस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हमने नेम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए? क्लियर हो गई ये बात? चलो अब एक ग्राफ बनाए इसका, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो थी वहां से एक ग्राफ आएगा। ठीक, इसको हटा दूं? हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए ना क्या है? ठीक है, इसको भी हटा दूं? चलो हटाओ। तो एक ग्राफ बनाया जाए इसमें। ठीक है, देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर ये आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर। ध्यान से देखना अच्छे से, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो ग्राफ आ रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ऐसे बना लो y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहां पे ले लो फोटो करंट, यहां पे y एक्सिस पे फोटो करंट, ठीक, और x एक्सिस पे ले लो कलेक्टर पोटेंशियल। यहां कलेक्टर पोटेंशियल, x एक्सिस पे कलेक्टर पोटेंशियल, यहां से इधर प्लस और यहां से इधर माइनस। ठीक, तो ग्राफ कैसे आया? ग्राफ आया ऑब्जर्वेशन से। जब ग्राफ बनाया, जब आप प्रैक्टिकल कर दो ग्राफ भी बनाते हो ना, ठीक, तो ऐसे ही ये ग्राफ ऐसे आया। ठीक, अब इसको समझो, समझ जाओगे। जो अभी मैंने बताया वही है, बस थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसे जो मैंने बताया अभी वही है ये। देखो मैं लिख लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आ गया होगा समझ में? क्लियर हो गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? देखो ये कलेक्टर पोटेंशियल और इधर है फोटो करंट। इसको मत देखो थोड़ी देर, यहां से इधर वाले पोर्शन को मत देखो, इसको भूल जाओ। यहां देखो, इधर हम कलेक्टर पोटेंशियल को प्लस बना रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर ने एमिट किए उतने सारे कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए, तो अब फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। कलेक्टर पोटेंशियल और प्लस कर लो, फोटो करंट ये कांस्टेंट हो गया। इसे कहते हैं सैचुरेशन फोटो करंट। ठीक, एक बार फिर से कलेक्टर पोटेंशियल बढ़ाओ, फोटो करंट बढ़ेगा, अब फोटो करंट कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब कलेक्टर पोटेंशियल को माइनस करो, माइनस यहां से इधर माइनस, कलेक्टर पोटेंशियल को माइनस किया तो फोटो करंट कम होने लगा, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ नहीं जा पा रहा है। कलेक्टर पोटेंशियल को माइनस किया, फोटो करंट कम होने लगा, और माइनस किया, फोटो करंट और नीचे आने लगा, और माइनस किया और नीचे आने लगा, और माइनस किया। एक टाइम ऐसा आया कि फोटो करंट जीरो हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाए उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे फोटो करंट जीरो हो गया तो ये जितना है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाए उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गई ये बात? ये है सैचुरेशन फोटो करंट। सब यहां पे क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया? चलो इतना क्लियर हो गया। तो अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है ये हम क्यों लेके आए, कहां हेल्प करता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें, तो इसको समझते हैं। देखो ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। ठीक, कलेक्टर का पोटेंशियल हमने -V0 कर लिया। सपोज इसका जीरो है तो यहां इसका जीरो है, इसका -V0। ठीक, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एमीटर और कलेक्टर के बिटवीन? V0।
वी नॉट का पोटेंशियल है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ रीजन में, वी नॉट। ठीक, और हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय क्यू वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की वी पोटेंशियल डिफरेंस में होती है क्यू वी, क्यू चार्ज है। ठीक, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से निकला, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, जैसे ही हमने यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया वो रुक गया, वो इधर नहीं आ पाया, रुक गया, वो रुक गया, वो स्टॉप हो गया, वो स्टॉप हो गया। ध्यान से सुनना, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे सर, जैसे हम एक बॉल को यहां से ऊपर फेंके, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंके, ठीक, तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं उसके पास हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब वो ऊपर गया वो रुक गया यहां पे, जब वो ऊपर गया यहां पे रुक गया, तो उसके पास अब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगी, जो काइनेटिक एनर्जी थी। फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है, 0। ठीक, जब वो यहां ऊपर पहुंचा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, वो रुक गया ना ऊपर जाके, और कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने दी थी। समझ में आ गया। वैसे ही यहां से जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, जब फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला वो रुक गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे वी मेंटेन है सपोज, खैर यहां पे तो वी नॉट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई वी नॉट। ठीक, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सीधा सीधा ये याद रखना है, ई वी नॉट। और वी नॉट वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, ज्यादा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो भी ना आ पाए, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सीधा यही याद रखना है आप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या बता रहा है, ये हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा वैल्यू का होगा। कैसे, सपोज भाई कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और हमने देखा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट। एक दूसरा सेटअप किया, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो किस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें 20 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझ गए, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, वहां पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिस इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा वैल्यू का होगा। जैसे अगर एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो हो सकता है वहां पे ऐसे एक डेटा ले लेते हैं तब समझ में आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है सपोज 10 वोल्ट, तो वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है 10 जूल का। एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल है 20 वोल्ट, वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है 20 जूल का। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ गए, यहां पे मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ना आ पाए कलेक्टर की तरफ। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है जी, तो फोर्थ लॉ, अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन आई नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब समझना था। ठीक है, अब क्या किया गया, अब सुनिए, अब आएगा मजा। लाइट हमने यूज की, एक ही लाइट रखी, फ्रीक्वेंसी एक ही रखी, उसकी इंटेंसिटी बदलते गए। क्या बदलते गए, इंटेंसिटी। ध्यान देना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ लॉ अब हम समझने जा रहे हैं। लाइट एक ही रखी, जैसे रेड ही रखी, उसकी इंटेंसिटी बदलते गए। ठीक, इंटेंसिटी बदलते गए, इंटेंसिटी बदलते गए मतलब उसकी चमक ज्यादा करते गए ऐसा। ठीक, तो देखो ये वाला ड्रॉ हो गया, इसी की बात करना। देखो अब इंटेंसिटी बदली, फ्रीक्वेंसी एक ही रखी, ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, इंटेंसिटी बदलते गए, जैसे रेड ही रखा, इंटेंसिटी बदलते गए। तो हमको ऐसे कर्व्स मिले, ऐसे कर्व हमको मिले, यहां पे इंटेंसिटी सपोज I3, फिर हमने रेड
रेड ही रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रखी और इंटेंसिटी को कम कर दिया। इंटेंसिटी कम कर दिया तो हमको ऐसे कर्व मिला I2। फिर हमने इंटेंसिटी को और कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी एक ही रखी, रेड ही रखा, इंटेंसिटी को कम कर दिया तो ऐसे ग्राफ मिला I1। यहां पे देखना I3, I2, I1 ये इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी पहले ज्यादा थी, फिर कम की, फिर कम की, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, तो हमको ऐसे कर्व मिले। अब देखना तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में सेम ही रही, मतलब इंटेंसिटी बदलने से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो नहीं बदली। ठीक, अगर पहले वो 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला 10 जूल वाला था, तो इंटेंसिटी बदल के वो 10 जूल ही रहा। फिर से इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं आया मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले था अभी भी वही है। ठीक, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। 10 जूल वाला पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था तो बाद में भी वही है, मतलब इंटेंसिटी बदलने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है। और यहां पे सेम क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। इसको बना लेते हैं, ये लॉ बन गया, फोर्थ लॉ बना लो भाई। लिखे, यहां पे लिखे, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन depends on frequency of incident light and independent of its intensity। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है? कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक, और इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? जितने अभी तक लॉस पढ़े, ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, उनसे ये समझ में आया कि इंटेंसिटी बदल दो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बदलते हैं, इंटेंसिटी बदलने से फोटो करंट बदलता है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी बदलने से, लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदलती है इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो बाहर निकल रहे हैं। समझ में आ गया इतना? ये तो इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन की, हॉलबर्ग लेनार्ड ने। क्या ऑब्जर्वेशन थी? तो लिखिए, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट हमने यहां से देखा। ये बात क्लियर हुई? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आएगी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब फिफ्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब क्या किया उन्होंने? यही बात कंफर्म करने के लिए कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इस बात को कंफर्म करने के लिए अब उन्होंने 3 अलग अलग कलर की लाइट ली। मतलब उनकी कलर की जब लाइट ली 3 अलग अलग कलर की, मतलब क्या बदल दिया? फ्रीक्वेंसी बदल दी, इंटेंसिटी एक जैसी रखी, चमक एक जैसी रखी सब में। जैसे एक रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, एक येलो ले लिया, फ्रीक्वेंसी बदली। 3 लाइट ली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, जैसे एक रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, एक येलो ले लिया, लेकिन इंटेंसिटी एक जैसी रखी। तो ग्राफ कैसे मिला? ग्राफ कुछ ऐसे मिला, देखो। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यही बात को कंफर्म करने के लिए एक और ऑब्जर्वेशन की गई। ध्यान देना इस पे अच्छे से। तो 3 लाइट्स ली गई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, ν3, एक की फ्रीक्वेंसी ν2, एक की फ्रीक्वेंसी ν1। ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, और तीनों की इंटेंसिटी सेम रखी गई। ठीक है, तो हमको कैसा ग्राफ मिला? देखो, हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ध्यान देना, ये और ये। ठीक, अब ये बात तो ठीक थी कि इंटेंसिटी तीनों की सेम है। इंटेंसिटी सेम है तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सैचुरेशन फोटो करंट भी सेम आना था, आया। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या कहें फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंटेंसिटी सेम थी तो फोटो करंट भी सेम आया। ठीक है, अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी ν3 वाला, ये है
ν2 और दिस इज द कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए देखो फोटो करंट भी, सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आया, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम। एक बार फिर से, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आया। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर थर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेकंड, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फर्स्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसके लिए आया? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमें क्या पता लगता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 3 लाइट थी, तीनों की फ्रीक्वेंसी ये है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो सीधा फिर से तीनों की इंटेंसिटी सेम, फोटो करंट तीनों के लिए सेम, ये तो होना ही था। ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यहां से पता लग रहा है क्या? हायर फ्रीक्वेंसी, जो इससे पहले किया था ना फोर्थ लॉ में ऑब्जर्वेशन, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो यहां से कंफर्म हो रही है। हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है ये, ध्यान देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, और जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें अगर मैक्सिमम U3 के लिए अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की, सपोज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी है 40 जूल, तो इसमें सपोज है 20 जूल और इसमें सपोज है 1 जूल। ठीक, जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। ठीक, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला 40 जूल का है, इसके लिए 20 जूल का, इसके लिए 1 जूल का। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना? तो यहां तक 2 बातें कंफर्म होती हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटो करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो क्या इंक्रीज होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब एक और ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, इसको हटा दिया जाए। अब एक और ग्राफ आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया ना? ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस एनर्जी ग्राफ, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। फ्रीक्वेंसी किसकी? इंसिडेंट लाइट की। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, देखो कैसा आ रहा है, ध्यान देना इस पे। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हियर वी हैव फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ लाइट की तो कुछ फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। कब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं? जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो यहां पे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हुए। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे होंगे तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए? जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब लगाना पड़ेगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो यहां पे कैसा करवाया? ऐसा। ठीक, देखो यहां से यहां तक कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? ये भी इसने आना है आगे थोड़ा, और इसको हम आगे ले जाते हैं इस ग्राफ को। ठीक, चलो ये हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एक बार फिर से, फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, यहां से यहां तक कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं होंगे। क्यों नहीं निकले? क्योंकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक हो गया इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये थी ऑब्जर्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है जी, अब इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे समझाया जाए कि ये क्यों होता है? अभी तो बस ऑब्जर्वेशंस है ना, लेकिन ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो उस समय चल रही थी लाइट की वेव थ्योरी। ये माना जाता था लाइट एक वेव है,
क्योंकि लाइट ने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया था, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को। तो क्या वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाएगी? तो लिखिए वेव थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो भाई, वेव थ्योरी ने अभी तक इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर लिया था। अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, क्या इसको भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई? देखते हैं, समझते हैं। देखो, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा वेव का। एम्पलीट्यूड मतलब लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी जो वेव कैरी कर रही है, एनर्जी कैरिड बाय द वेव, वो भी इंक्रीज होगी। और अगर वेव ज्यादा एनर्जी कैरी कर रही है तो हम लाइट डालें किसी मेटल सरफेस पे हम लाइट डालें और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं। ध्यान से सुनना, वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये कैसे एक्सप्लेन कर रही है वो सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनो। लाइट डाल रहे हैं हम किसी मेटल सरफेस पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एनर्जी ज्यादा कैरी करेगी वेव। और अगर ज्यादा एनर्जी जा रही है मेटल सरफेस पे, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है। ये मेटल सरफेस है, यहां से लाइट आ रही है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो एनर्जी कैरिड बाय द वेव आल्सो इंक्रीजेस। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसीव मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे, ठीक? इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे इंटेंसिटी को बढ़ाने से, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से यहां से एमिट हो रहे हैं, यहां से इजेक्ट हो रहे हैं मेटल की सरफेस से, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बाहर निकलने की, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी मिल रही है ना। देखो, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल रही है, ठीक? ज्यादा एनर्जी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी बढ़ाओ मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एनर्जी ज्यादा कैरी कर रही है वेव, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। मतलब वेव थ्योरी ये कह रही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन क्या यह ऑब्जर्वेशन थी? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की। लेकिन क्या यही ऑब्जर्वेशन थी? नहीं। ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जबकि वेव थ्योरी बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक? तो इसको तो नहीं समझा पा रही है वेव थ्योरी। फिर आगे सुनो, अगर हम एक हाई इंटेंसिटी की लाइट कुछ टाइम तक देते रहें मेटल सरफेस को, हाई इंटेंसिटी की लाइट कुछ टाइम तक देते रहें, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी उसकी एनर्जी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एनर्जी उसकी मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको एस्केप करने के लिए उससे ज्यादा हो जाएगी। उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए सपोज 2 जूल एनर्जी। कितनी? 2 जूल। तो जैसे हम लाइट देते रहेंगे इसमें, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लाइट इसको एनर्जी देती रहेगी, और कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी 2 जूल से ज्यादा हो जाएगी, वो एमिट हो जाएगा, वो इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से। कुछ भी लाइट की फ्रीक्वेंसी हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। ऑब्जर्वेशन तो ये कहती है कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कुछ भी हो लाइट की, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन ये है। लेकिन वेव थ्योरी बता रही है कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, कुछ टाइम तक लाइट को वहां डालते रहो, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक? बस उस पर लाइट को डालते रहो। लेकिन ये भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग बात थी, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आगे सुनो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट आगे बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट की फॉर्म में, ठीक? तो यहां पे
हमारे पास ये मेटल सरफेस है सपोज ऐसे, तो इसमें वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है। वेव फ्रंट यूनिफॉर्मली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरे मेटल सरफेस को। ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, पूरी सरफेस में एक साथ आएगी, सब इलेक्ट्रॉन्स को ये इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो भी इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी सभी इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलेगी एक वेव फ्रंट से, क्योंकि सभी को मिल रही है ना, वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट आ रही है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, सभी को एनर्जी मिल रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलेगी। और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी देर में मिलेगी, जब बहुत सारी वेव फ्रंट आएंगी, क्योंकि वेव फ्रंट सबको एनर्जी दे रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट, दूसरी वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मिलेगी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा 2-3 महीने बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, ठीक, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, वेव थ्योरी ये बता रही है। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट बताता है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वेव थ्योरी बताती है कि ऐसा होने में कई दिन, कई महीने, कई साल लग सकते हैं, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग था। कुल मिला के बात क्या है कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लिख लेते हैं, वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं एक्सप्लेन कर पाई। एक बार फिर से क्या कहा वेव थ्योरी ने, वेव थ्योरी ने कहा कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी कैरिड बाय द वेव इंक्रीज होगी, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसीव मोर एनर्जी, इट मींस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी विच इज अगेंस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, कुछ टाइम तक डालते रहो लाइट किसी मेटल सरफेस में, तो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि जितनी एनर्जी उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो लाइट की, उससे कोई मतलब नहीं। अगेन इट इज अगेंस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके अकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। ये था फर्स्ट लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, ठीक। फिर वेव थ्योरी ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में बहुत दिन लग सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ओवरऑल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो क्या वेव थ्योरी गलत है? नहीं, वेव थ्योरी ने तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया, गलत भी नहीं हो सकती। तो फिर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा, कैसे समझाया जाए? अभी तो हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन समझाएं कैसे, ये क्यों हो रहा है, कौन समझाएगा इसको? तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।